हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 100% में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं एक ऐसे वंश के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसे मौर्य, जब प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे हम लोग, तो देखा मौर्य साम्राज्य एक विशाल भूभाग पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करने में कामयाब रहा, सफल रहा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राजवंशों में विभक्त हो गया। जब ये छोटे छोटे राजवंश स्थापित थे तो उस समय विदेशी आक्रमण भी भारत पर हुए। इन विदेशी आक्रमणकारियों के बाद अगर किसी ने भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया तो वो गुप्त वंश वाले थे। मौर्य साम्राज्य ने जितने बड़े भूभाग पर अपनी शासन सत्ता स्थापित की, हम कह सकते हैं कि उससे भी बड़े भूभाग पर गुप्त वंश वालों ने अपनी शासन सत्ता स्थापित की। ये गुप्त थे कौन? ये गुप्त थे कुषाणों के सामंत, गुप्त वंश वाले। ये थे कुषाणों के सामंत हैं। कुषाणों के जो है ये सामंत हैं। इनके जाति के बारे में विवाद है। कुछ विद्वान इनको कहते हैं कि ये क्षत्रिय हैं, कुछ लोग इनको कहते हैं कि ये क्षत्रिय हैं, कुछ कहते हैं कि ये ब्राह्मण हैं, और कुछ लोग इनको कहते हैं वैश्य हैं। अधिकांश लोग ये कहते हैं कि ये वैश्य है, लेकिन अभी भी इस पर विवाद कायम है। इनके जाति के बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। बिहार और उत्तर प्रदेश से शासन सत्ता शुरू करने वाले ये छोटे से भूभाग पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करने वाले देखते ही देखे अपने साम्राज्य का विस्तार काफी बड़े एरिया में ये लोग कर लेते हैं। ये गुप्त वंश के बारे में जानकारी के जो हमको स्रोत मिले हैं, तो सबसे पहले कौन सा स्रोत है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से हैं? सबसे पहला है देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा कौन सा है? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। तीसरा कौन है? कालिदास की रचनाएं, कालिदास की रचनाएं हो गई। अगला कौन है? कामसूत्र, कामसूत्र जो पुस्तक है। इन्हीं के माध्यम से हमें गुप्त वंश की जो जानकारी चरणबद्ध तरीके से प्राप्त होती है। गुप्त वंश के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत दूसरा क्या है? लेख, अभिलेख, हम इसको कह सकते हैं लेख। ये कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति। ये कौन लिखा है? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है कौन? हरिसेन। इसने समुद्रगुप्त की जो है प्रशंसा इसमें लिखी है। प्रशंसा के साथ साथ इसने क्या लिख दिया इसमें प्रयाग प्रशस्ति में कि जो ये गुप्त वंश के शासक थे उनका भी वर्णन इसने कर दिया इसमें, जिससे हमको जो है गुप्त वंश के बारे में जानकारी इससे प्राप्त होती है। दूसरा कौन सा था? एरण अभिलेख, एरण अभिलेख। ये अभिलेख जो है भानुगुप्त का है। ये भानुगुप्त का अभिलेख है। कब है? ये 510 ईस्वी में ये लिखा गया। इसमें क्या है कि जो 510 ईस्वी के आसपास के शासन सत्ता स्थापित करने वाले लोग थे, या 510 ईस्वी के आसपास की जो घटनाएं थी वो ये इसमें वर्णित है। साथ में क्या है कि सती होने का पहला अभिलेखीय प्रमाण, कोई भी जैसे पहले सती प्रथा चलती थी, तो सती होने का कोई भी अभिलेखीय प्रमाण, पहला अभिलेखीय प्रमाण ये इसमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख में लिखा गया है। इन सभी चीजों के अलावा ताम्रपात्र, ताम्रपात्र और मुद्राओं पर जो लेख लिख दिए जाते थे, मुद्राओं पर लेख, इसके माध्यम से भी हमको गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा मुद्राओं से भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे किसी भी शासन सत्ता या किसी भी शासक के बारे में जानकारी का जो एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है मुद्रा। मुद्रा, उस समय के शासक कैसी मुद्राएं जारी करते थे? जैसे हम लोगों ने पीछे ही देख लिया था कि गुप्त वंश के शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जो है गुप्त वंश वालों ने जारी किया था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जो है
सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त वंश वालों ने जारी किया था। किसी भी वंश का जानकारी जो है कि कौन सा महत्वपूर्ण वंश था या उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो सिक्कों के माध्यम से ही हमको पता चलती है। और किसके माध्यम से पता चलता है? कुछ विदेशी यात्री भी आए थे। विदेशी यात्री कौन कौन आए थे? जैसे एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री फाहियान। ये आया कब था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इस गुप्त वंश का एक शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके शासन काल में ये भारत आया था। दूसरा कौन सा एक यात्री था? वेनसांग। वेनसांग ये तो आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। ये दोनों चीनी यात्री जो थे, फाहियान और वेनसांग, ये दोनों आते हैं और एक किताब लिखते हैं जिसके माध्यम से, जैसे ये तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन सत्ता में ही, शासन काल में ही, अर्थात ये गुप्त वंश वालों के शासन काल में आया और उससे बढ़िया जानकारी दी। ये आया वेनसांग तो हर्षवर्धन के शासन काल में, लेकिन इसने कुछ घटनाओं का वर्णन, गुप्त वंश वालों के भी घटनाओं का कुछ वर्णन इसने उल्लेखित किया अपनी पुस्तक में, जिसके माध्यम से हमको जानकारी गुप्त वंश के बारे में भी कुछ पता चल जाता है। इन सभी जानकारियों के बाद हम लोग देखते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश, इसका संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, ये लगभग 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना करता। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में मिलता है कि ये 275 ईस्वी के लगभग जो है गुप्त वंश की स्थापना करता है। ये एक छोटे से भूभाग पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करता है। इसकी जानकारी हमको कहां से प्राप्त हुई कि श्रीगुप्त जो था गुप्त वंश का प्रथम शासक था? तो ये प्रयाग प्रशस्त से ही हमको जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्त में इसका उल्लेख है कि श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का प्रथम शासक था। के बाद इसका लड़का जो है शासन सत्ता स्थापित कर रहा, घटोत्कच। 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक ये शासन सत्ता स्थापित करता घटोत्कच। इसके बारे में जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्त से पता चलती है। सबसे पहले महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी? तो महाराजा की उपाधि इसी ने धारण की थी। महाराजा की उपाधि अगर किसी ने धारण की थी तो सबसे पहले महाराजा की उपाधि घटोत्कच ने ही धारण की थी। इसके बाद शासन सत्ता स्थापित करता है चंद्रगुप्त प्रथम। राजा बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। अगर हमसे पेपर में पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। जब गुप्त वंश का यह शासक चंद्रगुप्त प्रथम शासन सत्ता संभालता है तो इसने क्या किया कि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज, धीराज की उपाधि धारण करता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। साथ में इसने क्या किया कि जब ये 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और इसकी शासन सत्ता कब तक चलती है? तो 334 ईस्वी तक इसकी शासन सत्ता चलती है। साथ में क्या हुआ कि जब ये 319 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है तो एक संवत जारी करता, संवत अर्थात एक कैलेंडर जारी करता है 319 ईस्वी में। अपनी शासन सत्ता को यादगार बनाने के लिए, लोग याद रखें, उसके लिए उसने 319 ईस्वी में एक संवत जारी कर दिया जिसको कहते हैं कि गुप्त संवत। 319 ईस्वी में एक संवत जारी करता है चंद्रगुप्त प्रथम जिसको हम लोग कहते हैं गुप्त संवत। और इसने क्या किया कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इसने अपने शासन सत्ता को फैलाने का प्रयास किया। इसने सबसे पहले उसमें क्या किया कि लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी, उनसे शादी कर लिया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी कर लिया, कुमार देवी से इसने शादी कर ली। उसके बाद अगला राजा बनता समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त, ये 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन सत्ता संभालते हैं। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त था, महत्वाकांक्षी, प्रतापी। इसने क्या किया, गुप्त वंश के शासन सत्ता को फैलाने के साथ साथ, विकास करने के साथ साथ इसने गुप्त वंश की शासन सत्ता को सुदृढ़ करने का भी पूरा प्रयास किया। इसी कारण विसेंट स्मिथ इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ भारत का नेपोलियन कहते थे। भारत का नेपोलियन क्यों कहते थे, तो ये उत्तर भारत अर्थात आर्यावर्त और दक्षिण पथ, इस पर विजय प्राप्त कर लिए। इसका दरबारी कब हर्षेण था, हर्षेण। इसने इसकी प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्त की रचना की, प्रयाग प्रशस्त की रचना की। वैसे ये प्रयाग प्रशस्त जो था, इसको अशोक ने लिखवाया था। सबसे पहले इस प्रयाग प्रशस्त को अशोक ने लिखवाया था। इसको ला के जो है अकबर ने इलाहाबाद में, प्रयागराज में स्थापित करवाया। और इसमें क्या है कि केवल प्रयाग प्रशस्त में गुप्त वंश की जानकारी नहीं है, हम कह सकते हैं कि इसमें मौर्य वंश की भी जानकारी कुछ न कुछ है। और गुप्त वंश के साथ साथ इसमें मुगल वंश, अकबर के शासन सत्ता और जहांगीर के बारे में भी वर्णन है। अगर हमसे पेपर में पूछे कि सबसे पहले प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने करवाई, तो सबसे पहले प्रयाग प्रशस्त की रचना, प्रयाग में जो स्तंभ लेख है उसकी रचना अशोक ने करवाई। इसको स्थापित प्रयाग में किसने करवाया, तो इसको स्थापित अकबर ने जो है प्रयाग में करवाया, इलाहाबाद में इसको स्थापित करवाया। हर्षेण जो इसका दरबारी कब था, इसकी प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्त में कुछ लिखता है। लिखने में क्या करता है कि इसकी प्रशंसाएं लिखता है और इसकी विजयों के बारे में भी वर्णन करता है, विजयों का भी वर्णन करता है। क्या करता है, कहता है जो ये आर्यावर्त है, आर्यावर्त अर्थात ये उत्तर वाला हिस्सा, इसमें जो है इसने 12 राजाओं पर विजय प्राप्त की, 12 राजाओं को इसने पराजित कर दिया। साथ में ये क्या कहता है कि ये जो दक्षिणापथ है, दक्षिणापथ, इसके भी 12 राजाओं को इसने पराजित कर दिया, 12 राजाओं को इसने पराजित कर दिया। ये दक्षिणापथ वाला जो विजय इसने प्राप्त की, दक्षिणापथ पर जब इसने विजय प्राप्त की, जो 12 राजा, अभी हम लोगों ने देखा कि 12 राजाओं पर इसने विजय प्राप्त की, जो कि हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्त में लिखा। इस दक्षिणापथ की विजय को एक इतिहासकार है राय चौधरी, इन्होंने इसे धर्म विजय की संज्ञा दी, धर्म विजय की संज्ञा दी। ये जो शासक समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त, इसे कविराज भी कहा जाता था, इसकी उपाधि थी कविराज। साथ में क्या था, इसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, बीड़ा बजाते, जिससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये बीड़ा अर्थात संगीत का प्रेमी था। संगीत मतलब कला का प्रेमी था। इसके समय में कला जो है, कला का काफी विकास हुआ था, क्योंकि अगर राजा स्वयं से जो है उसमें जो शामिल नहीं होता, कला के प्रति रुचि नहीं दिखाता, तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है फोटो बीड़ा बजाते हुए नहीं दिखाया जाता। अर्थात वो बीड़ा बजाते हुए उसको दिखाने का मतलब ये था कि वो बीड़ा प्रेमी है, अर्थात ये कला का बढ़ावा देने वाला है। और क्या हुआ कि समुद्रगुप्त के शासन काल में, जब समुद्रगुप्त की शासन सत्ता चल रही, तो सिंघल द्वीप का मतलब सही, श्रीलंका, बिल्कुल श्रीलंका का एक शासक था मेघवर्मन। उस समय जो है श्रीलंका का शासक था, जब यह समुद्रगुप्त की शासन सत्ता भारत में चल रही थी, तो उस समय जो है वहां का शासक कौन था, मेघवर्मन।
चीनी स्रोतों से हमको यह पता चलता है कि ये मेघवर्मन ने एक दूत भेजा, किसके पास? समुद्रगुप्त के पास। किस लिए भेजा? कि इसने कहा कि समुद्रगुप्त से कि आप हमको अनुमति दे दीजिए। किस कार्य के लिए? कि गया में, कहा? गया में भगवान बुद्ध का एक जो है मंदिर बनवाने की अनुमति चाह रहा था ये, इसके लिए उसने एक दूत भेजा। किसने? मेघवर्मन ने दूत भेजा समुद्रगुप्त के पास। समुद्रगुप्त ने कहा कि आप आइए और गया में भगवान बुद्ध के जो है मंदिर बनवा सकते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक गद्दी पर बैठते हैं। 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठते हैं। अन्य नाम चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनका अन्य नाम देवराज और या देवगुप्त, ये नाम इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। इनकी माता का नाम दत्ता देवी, दत्त देवी। इसने क्या किया? शकों को पराजित किया, शकों को पराजित किया, शकों को पराजित किया। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, गुप्त वंश का शासक था, इसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को मालवा क्षेत्र में मार भगाया, मार डाला। और मारने के बाद क्या किया कि इसने मालवा क्षेत्र में ही, मालवा क्षेत्र में हम लोगों ने पिछली क्लास में इसको देख लिया था कि मालवा क्षेत्र में ही चांदी का सिक्का जारी करता है, चांदी का सिक्का जारी करता है। सिक्का कैसा था? व्याघ्र आकृति का, व्याघ्र आकृति का जो है, जब ये रुद्र सिंह तृतीय को मार देता है तो उसकी स्मृति में जो है चांदी का व्याघ्र आकृति का, व्याघ्र शैली की जो है सिक्का जारी करता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और जब इसने शकों को पराजित किया या शकों को मार डाला तो इसने एक उपाधि धारण कर ली, विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य की उपाधि भी इसने धारण कर ली। विक्रमादित्य की उपाधि उस समय काफी लोकप्रिय थी, काफी लोगों ने इस विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। अब चंद्रगुप्त पूछता है पेपर में कि गुप्त वंश का कौन सा शासक था कि जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इस चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके दरबार में काफी लोग ऐसे निवास करते थे, ऐसे लोग थे कि जो अपने अपने क्षेत्र के विद्वान थे। जैसे कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, घटकरपर, शंकु, अमर सिंह, छपड़क, बेताल भट्ट, बरूच, ये लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। ये लोग अपने अपने क्षेत्र के विद्वान थे, इसलिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्न थे। इनको 9 रत्न भी कहा जाता है, 9 रत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्न थे। दूसरी राजधानी, अभी चंद्रगुप्त, हम लोगों ने देखा गुप्त वंश की जो राजधानी कहां थी, तो गुप्त वंश वालों ने राजधानी अपनी स्थापित की थी, राजधानी पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र। लेकिन ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक अपनी दूसरी राजधानी भी स्थापित की थी, उज्जैन में रहते थे, जिससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बना रखा था, जहां पे अपनी शासन सत्ता सुचारू ढंग से चला रहा था, उज्जैन। इनकी प्रथम राजधानी कहां थी? गुप्त वंश वालों की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ये इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, इसने क्या सोचा कि हम अगर अपने शासन सत्ता को काफी दूरी फैलाना है, काफी लोगों के ऊपर अपना शासन सत्ता स्थापित करना, तो अकेले नहीं कुछ कर सकते। इसने क्या किया? इसके लिए इसने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया, वैवाहिक संबंधों का इसने सहारा लिया।
वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया, जिसके माध्यम से इसने जो है अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का प्रयास किया। इसमें सबसे पहले इसने क्या किया, नागवंश की राजकुमारी थी, नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह कर लिया। राजकुमारी क्या नाम था, कुबेर नागा से शादी कर लिया। उसके बाद इसने क्या किया, बकाटक वंश में जो है इसने अपनी पुत्री, इसकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। इसने जो है अपनी पुत्री की शादी बकाटक वंश के शासक रुद्रसेन तृतीय से कर दिया, रुद्रसेन द्वितीय से। इन्हीं बकाटकों और गुप्तों की संयुक्त सेनाएं, जो दोनों शादी वैवाहिक संबंध में ये लोग बस हो गए, अब एक दूसरे का ख्याल रखना इनकी जिम्मेदारी हो गई। इन्हीं बकाटकों की और गुप्तों की जो है संयुक्त सेनाओं ने शकों का उन्मूलन किया था, शकों को जो है नष्ट किया था। इन्हीं दोनों ने मिलके, दोनों की जो है सम्मिलित सेना जो थी, इसी के माध्यम से शकों को पराजित किया गया था। अगला क्या, कदम्ब राजवंश है। इस वंश का राजा अपने जो है पुत्री की शादी चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम से करता है। इसने अपनी पुत्री की शादी कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम, उससे शादी कर देता है। इन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया, साथ में अपनी यश और कीर्ति में भी काफी विकास किया, यश और कीर्ति में भी अपना विकास कर लिया इन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से ही। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण कराया गया था। लौह स्तंभ का निर्माण कराया गया था, लेकिन इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। ये इतना बढ़िया लोहे का जो है स्तंभ बनाया गया था कि इसमें जो है जंग अभी तक नहीं लगा हुआ है। ये जो मेहरौली का लौह स्तंभ था, इसमें किसी चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। उसमें ये नहीं लिखा गया है कि चंद्रगुप्त है, लेकिन उसमें किसी चंद्र नामक राजा का वर्णन है। ये बाद में जो इतिहासकार हुए, शोधकर्ता हुए, उन लोगों ने इस चंद्र का तदाम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से स्थापित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण, रजत, ताम्र, चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा और ताम्र मुद्राओं का जो है निर्माण करवाया। इसके स्वर्ण सिक्के को, स्वर्ण जो सोने का इसका सिक्का था, उसको दिनार कहा जाता था। इसके रजत सिक्के को रूपक या रूपक कहा जाता था। इससे आगे का जो है कहां से प्रश्न निकल के आते हैं, हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।